तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जो एक वकील का मर्डर करने के बाद बहुत सालों तक सुर्खियों में रहा। और हैरानी की बात यह है कि इस किस्म का ये गुनाह करने वाला शख्स खुद एक वकील का बेटा है। एक वकील के बेटे ने एक दूसरे वकील का मर्डर किया सिर्फ इसलिए कि उसके आका छोटा राजन का हुक्म था। कहानी है देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी की, कुख्यात गैंगस्टर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का। 22 साल की उम्र में बालू ढोकरे, जो छोटा राजन का खास आदमी था, उसके टच में आता है उन दिनों में। और वो समय था जब 2010 तक 93 से 24 से शुरू होके जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ तो एक एक करके उसने मुंबई के ब्लास्ट में एक्यूज्ड लोगों को या उनके खास रिश्तेदारों को मारने का काम शुरू किया था। एक हिंदू डॉन की छवि लेकर छोटा राजन एक नया इमेज बनाने की कोशिश में था। बहुत सारे यंगस्टर्स को लेके उसने बहुत सारे उन लोगों को मारा जिनका छोटा या बड़ा रोल ब्लास्ट में रहा था और उनकी ट्रायल चल रही थी। उसमें उसका साथ देने वाले बड़े लोगों में से जिसने बहुत काम किए उसके लिए वो था यूसुफ बचकाना, जिसके ऊपर पिछले साल हमने एक 6-7 एपिसोड की लड़ी बनाई थी। उसी कड़ी में अगला बड़ा नाम जो शामिल होता है, दाऊद गैंग के लोगों से बदला लेने के लिए, छोटा स्किल के लोगों को मारने के लिए जो यंगस्टर की भर्ती की गई नौजवानों की, उनमें बड़ा नाम था जेडी का, देवेंद्र जगताप। अब देखिए ये जितेंद्र जगताप कैसे अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ जाता है। मुंबई के चैम्बूर इलाके का रहने वाला यंगस्टर, बड़ा स्मार्ट, देखने में हीरो जैसा। यार दोस्त उसको हीरो ही कहते थे। छोटी उम्र में स्कूल में 12वीं तक पढ़ा। उसका बाप बाबूराव जगताप एडवोकेट था और वो चाहता था कि उसका बेटा एक नामचीन वकील बने। लेकिन इसके पहले कि वो अपनी ग्रेजुएशन करता या वकील बनता, वो 12वीं जमात पास करके बालू डोकरे के टच में आ जाता है। बालू डोकरे उस समय छोटा राजन का बहुत ही करीबी माना जाता था। उसका किस्सा हम आपको ऑलरेडी सुना चुके हैं। तो बालू डोकरे के साथ मिलकर उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। तो वक्त आ जाता है 2010 का, जब बरात के अंडर ट्रायल्स की ट्रायल चल रही होती है और उसके अलावा IM इंडियन मुजाहिदीन के कुछ लोग, कुछ सिमी SIM स्टूडेंट्स, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसके बहुत सारे लोगों की धरपकड़ मुंबई पुलिस ने की थी और महाराष्ट्र पुलिस ने भी। उन लोगों का केस एक जमात उलेमा उल हिंद वो लड़ रही थी, जिन लोगों के पास अपने पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे कोर्ट कचहरी में केस लड़ने के। तो वो केस लड़ने का काम उलेमा उल हिंद की वजह के तरफ से काम करता था शाहिद आजमी। कुर्ला में जो एक दूसरा इलाका है कुर्ला, जो अभी बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स के साथ बहुत लंबा चौड़ा पॉश एरिया बनता जा रहा है, लेकिन बांद्रा तो पॉश हो गए, लेकिन कुर्ला की हालत अभी तक भी कुछ खास सुधरी नहीं है। वही कुर्ला इलाका जहाँ पे NCP के लीडर नवाब मलिक रहते थे और आजकल मनी लॉन्ड्रिंग केस में और NSA के केस में, ED के केस में जेल में है। खैर, उसी कुर्ला इलाके में एक छोटे से 2 रूम घर, एक रिहायशी इलाके में अपना ऑफिस चलाते थे। अब ये शाहिद आजमी की कहानी भी बहुत अजीब है। वो 17 साल की उम्र में उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज
प्रिवेंशन एक्ट के नीचे पकड़ा गया था, यूएलपीए के नीचे। 5 साल शाहिद ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारे, लेकिन उसके बाद बाहर निकलने के बाद उसने वकील बनने का फैसला किया। देखिए, एक वकील का बेटा क्रिमिनल बनता है, दूसरी तरफ एक आदमी सही या गलत जिसको 5 साल जेल काटनी पड़ी, वो आदमी अपनी नई जिंदगी एक वकील बन के शुरू करना चाहता है। कितना कंट्रास्ट है लाइफ में, किस तरह से जदोजहद चलती है जिंदगी में। तो 7 साल लगे शाहिद को अपनी वकालत पूरी करते हुए, आखिर वो वकील बन ही गया। तो उसने कुछ तकलीफ़ें देखी थी, मुश्किलें देखी थी, मजबूरियां देखी थी। कानून ने उसके साथ क्या किया वो उसने अच्छी तरह देखा था, भुगता था। तो उसने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता था और अपने जो दूसरे क्लाइंट थे उनके केसेस भी लड़ता था। अब ये बात शायद छोटा राजन को अच्छी नहीं लगी कि शाहिद आज़मी इन लोगों के केस क्यों लड़ता है। तो अचानक 2010 में उसके ऑफिस में 3 लोग आते हैं जो अभी तक रिकॉर्ड में अनआइडेंटिफाइड बताए जाते हैं। 3 लोग आके 5 गोलियां उसके ऑफिस में चला के शाहिद आज़मी को मार के फरार हो जाते हैं। उसी केस में अरेस्ट होता है जगताप, देवेंद्र जगताप, जेडी। लेकिन क्योंकि कोई गवाह नहीं था, किसी ने पहचाना नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे होती है बिना गवाहों के अभाव में, वो बराबर चलती नहीं। तो वो भी ऐसे हुआ। इतना लंबा समय केस चलने के बाद जेडी उस केस में से बरी हो जाता है, क्योंकि कोर्ट को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही नहीं लगती। बहुत लंबा केस चला, बहुत लंबी चौड़ी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में सुनवाई होती रही, लेकिन जेडी कोई सुधरने वाला नहीं था। जब बालू डोकरे और छोटा राजन की कुछ बिगड़ती है तो जगताप अपने गुरु के साथ जाता है, छोटा राजन का साथ छोड़ देता है और बालू डोकरे के कहने पे वो अलग गैंग जो है वो चलाना शुरू करते। उसमें कुछ लोगों का मर्डर होता है। करते करते उसी चक्कर में जेडी को तलोजा जेल में रखा जाता है। पहले तो ये वांटेड रहा बहुत साल, 2013 में ही पकड़ा गया। ये पहले 2 साल पकड़ा नहीं गया। शाहिद आज़मी के मर्डर के बाद अंडरग्राउंड था, बाहर काम करता रहा, लेकिन 2013 में पकड़ा गया, तलोजा जेल में रखा। और वहाँ पे उसी टाइम पे अबू सलेम, जो एक ज़माने में डी गैंग का, छोटा स्टील का खास आदमी माना जाता था, लेकिन तब तक उनकी दुश्मनियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। छोटा शकील अगर जेडी की माने तो वो अबू सलेम को तलोजा जेल में ही मारना चाहता। अब अबू सलेम की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो पहले आर्थर रोड जेल में बंद हुआ था, लेकिन जहाँ पर उसके ऊपर अटैक होता है तो उसको शिफ्ट करके तलोजा भेजा जाता है, जहाँ उसकी सेफ्टी के ज़्यादा ध्यान रखा जा सके, ये प्ली लिया गया था। पहले तो अबू सलेम को एक सॉलिटरी सेल में रखा गया, फिर उसको एक थोड़ा आरामदेह कमरा दे दिया गया, जिसकी शर्तें पुर्तगाल कोर्ट ने लगाई थी जब हम उसको वहाँ से लेके आए थे लीगल बैटल के बाद। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुआ। अब जेल के अंदर छोटा स्टील के लोगों ने जेडी को अप्रोच किया। इसको एक नंबर दिया गया, टेलीफोन नंबर, कि आप जब कहीं बाहर कोर्ट में या हॉस्पिटल में कहीं जाओगे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना। वो नंबर एक राजू भाई का नाम बताया गया। तो एक इंसिडेंट के बाद मुलन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेडी को दाखिल करवाया जाता है और उसका इलाज चलता है। वहीं पे उसका एक दोस्त, अपना खास उसका
एक दोस्त, वो उसको अक्सर मिलने जाया करता था। इसका बचपन का दोस्त था, चबूर का रहने वाला था। महामने कुछ इस किस्म का नाम था उसका। तो उस दोस्त को अप्रोच किया जाता है किसी आदमी की तरफ से, और उसको एक मोबाइल फ़ोन दिया जाता है और एक नंबर दिया जाता है कि आप इस नंबर जो है, ये राजू भाई का नंबर है, आप अपने दोस्त जेडी की बात, देवेंद्र जगताप की बात राजू भाई से करवाओ। तो एक कोर्ट की हियरिंग के दौरान जगताप उस नंबर से, उस फ़ोन से, उस नंबर पे बात करता है। तो राजू भाई उसको ये मैसेज देता है कि मैं छोटा शकील के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, आप अगर हमारे साथ मिलते हो तो आपको बहुत लंबा चौड़ा पैसा मिलेगा और आपकी एज एन अंडरवर्ल्ड फिगर पहचान बहुत बड़ी हो जाएगी। एक पैसे का और एक रुपये का लालच दिया गया। और जेडी तो पहले ही तब तक बालू डाकरे की शायद डेथ हो चुकी थी, तो इसको लगा था कि कहीं से भी पैसा आए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो फ़ोन और नंबर वो, और इसके साथ और बातें करने का प्रॉमिस करके, ये ठीक हो के जब तलूजा जेल में वापस पहुंचता है तो एक दिन राजू के कहने पे, जो इसका दोस्त, जेडी का दोस्त, क्लास फेलो पुराना, चबूर का रहने वाला, वो लगातार राजू भाई के टच में था। तो एक दिन इसको फिर जेल में भेजा जाता है मोबाइल के साथ, और इसको कहा जाता है, इसकी बात करवाई जाती है छोटा शकील से डायरेक्ट। अब देखिए, जेल में आजकल हम इतना शोर डाल रहे हैं, 2 दिन पहले भी हमने एक एपिसोड बनाया था किस तरीके से एक कैदी बांदा जेल से और दूसरी जेलों से ओपनली फ़ोन कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, 2-2 पेन हाथ में लेके घूम रहा है। इसी तरह हर जेल में से तकरीबन फ़ोन पकड़े जाते हैं, जैमर्स भी लगे हुए हैं, हाई सिक्योरिटी जेल्स हैं, लेकिन मोबाइल का धंधा बंद नहीं हो रहा। और जेडी के पास भी मोबाइल तलोजा जेल में पहुंच चुका। उसके पहले भी जब वो आधारवाड़ी जेल में था, कल्याण में, दूसरे केस में, तो वहाँ भी उसके पास से एक फ़ोन पकड़ा गया था। उसकी भी एक बड़ी अजीब कहानी है। जेल के सुपरिटेंडेंट को पता चलता है कि इस एरिया में, जेल के 2 नंबर बैरक के 9 नंबर किसी एरिया में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी ज़बरदस्त तलाशी ली गई लेकिन फ़ोन नहीं मिला। तो बड़ी तरकीब से उन्होंने दोबारा फिर माइन्यूटली हर सेल को अच्छी तरह से उसकी तलाशी लेनी शुरू की। जैसे ही जेडी के सेल में पहुंचते हैं तो उसमें जो एक पानी का नल लगा हुआ था, जेल के सेल के अंदर ही जहाँ नहाने धोने का काम करते हैं जो लोग अपना, उसके साथ एक टाइल जो होती है, जो दीवार में टाइल लगी होती है 1 फीट बाई 1 फीट की, वो उनको थोड़ी हिली हुई लगी। अक्सर टाइलें जेल के सेल में टूटी फूटी रहती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उसको सेट किया गया था, उसमें से जेल सुपरिटेंडेंट, उसको कोई शेर खान उसका नाम था, उसको शक होता है कि ये कोई गड़बड़ है। तो जब थोड़ा ज़ोर लगा के वो टाइल निकाली जाती है तो उसके अंदर तकरीबन 1 फीट गहरा खड्डा बना हुआ था। जब वो खड्डा खोला गया तो उसमें से एक मोबाइल फ़ोन, 3 बैटरीज और 2 सिम कार्ड एक प्लास्टिक की थैली में लपेट के बड़े सेफली रखे हुए थे। तो वो फ़ोन पकड़ा जाता है। वो केस रजिस्टर होता है एक और नया, और जिसके वो उसकी तारीखें भी काफ़ी देर तक पड़ती रही। खैर, आधारवाड़ी जेल कल्याण का किस्सा है। उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाता है तलोजा जेल में, जहाँ अबू सलेम ऑलरेडी तलोजा में था। अब छोटा शकील का फ़ोन जब उस मोबाइल पे आता है तो राजू भाई ने इसके दोस्त को प्रोवाइड किया था। तो शकील इसको ओपनली, ये जेडी का कहना है, अपने बयान में उसने पुलिस को बताया कि छोटा शकील ने मुझे कहा कि तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा पैसा दिया जाएगा और तुम्हारा स्टेटस हमारे गैंग में
वो होगा जो एक ज़माने में फिरोज कोंकणी का था, जिसने रामदास नायक जो बीजेपी के नेता थे बहुत बड़े, उनको मारा था। और खुद फिरोज कोंकणी जे हॉस्पिटल से भाग गया था। उसके बाद में कैसे मरा उसकी कई थेरीज हैं। एक है कि वो यहीं से गुम हो गया था, और दूसरी थेरी है कि कराची में उसको मार दिया गया जब मर गया। खैर, तो इतना बड़ा लालच उसको दिया गया, और कुछ महीनों के अंदर किश्तों में 5 से 6 लाख रुपया छोटा स्टील की तरफ से राजू भाई के थ्रू पहुंचाया गया देवेंद्रा जगताप को, ऐसा उसका अपना कहना है। तो उस डील के नीचे चलते हुए एक दिन राजू भाई और इसका दोस्त जेल सुपरिंटेंडेंट के कमरे में जेडी से मुलाकात करते हैं, और एक पार्सल जो साथ में लेके जाते हैं वो इसको हैंड आउट करते हैं। अब देखिए जेल की अथॉरिटीज़ भी कैसे मिली भुगत हो जाती है उनकी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बॉक्स में क्या है, किसी ने तलाशी नहीं ली। इसके दोस्त ने अपने बयान में कहा कि जेलर के ऑफिस तक गेट पे मेरी किसी ने कोई तलाशी नहीं ली, किसी ने नहीं पूछा डब्बे में क्या है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो जेल का जो मेन गेट होता है अंदर बैरक्स का, शायद वहाँ पे तलाशी लेते हैं, जेल के सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस तक जाने की तलाशी नहीं लेते हों। ये जेल वालों का अपना बहाना रहता है। तो वहाँ पे उस आदमी को एक जगह दिखाई जाती है जेल के बाहर की, कि वहाँ पे उस स्पॉट पे जाके तुम ये डब्बा अंदर फेंक देना और हमारा आदमी इसको उठा लेगा। तो वैसा ही होता है, वो डब्बा जेल की दीवार के अंदर फेंका जाता है, जो बड़ी तकनीक से पैक किया होता है, और जेडी एक खड्डा खोद के वहीं ज़मीन में एक कॉर्नर पे जेल के कंपाउंड में वो छुपा के रख देता है। उसमें कुछ और नहीं था, एक देसी कट्टा था, और उसमें लोडेड था, उसमें गोलियां भरी हुई थी। काम उसको दे दिया गया था कि अबू सलेम को मारना है, और एक दिन मौका डालते ही जेडी उस देसी कट्टे से अबू सलेम पे 2 गोलियां चलाता है। निशाना तो उसके सर का था, लेकिन अबू सलेम ढक कर जाता है और एक गोली उसके हाथ में लग जाती है। तीसरी गोली जेडी ने नहीं चलाई। उसका क्या कारण था? कहा जाता है कि एट द लास्ट मोमेंट उसने कुछ फैसला किया कि मैं इसको नहीं मारूंगा, नहीं तो तीसरी गोली और भी चला देता तो शायद अबू आसिम आजमी की मौत हो सकती थी वहाँ। खैर, ये आदमी पकड़ा जाता है, फिर उसका एक और नया केस चलता है। कितने केसेस में चलते हुए एक बार उसको सेशन कोर्ट में लेके जाया जाता है, लेकिन वही राजू भाई और इसका दोस्त ये एक नई तरकीब बनाते हैं कि किसी तरह इसको पुलिस की कस्टडी से भगाया जाए। जिस तरह फिरोज कोंकणी को जे हॉस्पिटल में पुलिस की कस्टडी से भगाया गया था, अब जेडी अपने आप को फिरोज कोंकणी समझने लग गया था। 2 शख्स जिनके पास लोडेड रिवॉल्वर थे, वो सेशन कोर्ट में जाके गोलियां चला के जेडी को भगा के लेके जाने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं से एस्कॉर्ट पार्टी और लोकल पुलिस को इसकी खबर लग जाती है। इसके पहले कि वो लोग कोर्ट रूम तक पहुंचते, उनको सीढ़ियों पे दबोच लिया जाता है, वेपन उनसे रिकवर कर लिए जाते हैं, और वो जो ऑपरेशन होना था छुड़ाने का वो फ्लॉप हो जाता है। तो उसमें एक तीसरा केस और इस पर चलना शुरू हो जाता है। अब ये सब के सब केस जेडी के ऊपर जे डी के ऊपर चल रहे हैं। देवेंद्रा जगताप, जिसको उसका बाप वकील बनाना चाहता था, लेकिन आज वो खुद नहीं, दूसरे वकील उसके उस बेटे का केस लड़ रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर के साथ मिलके खुद एक गैंगस्टर बन गया। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। अभी 2021 में एक और कांड उसने किया। 2021 में जब कोरोना काल शुरू होता है तो बहुत सारे कैदियों को टेम्परेरी फरलो या पैरोल दी गई थी। उनको घर भेज दिया गया था कि जब हालात ठीक होंगे तो आप वापस आ जाना।
उसमें इसने भी, जेडी ने भी एप्लीकेशन दिया अपने वकील के थ्रू कि मुझे भी छोड़ा जाए, मैं वापस आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी अर्जी नहीं मानी, नामंजूर कर दी। इसने सेशन कोर्ट में अपील किया कि मुझे भी जान को खतरा है कोरोना से, जेल में इतने लोगों को छोड़ दिया गया, मैं अभी अंडर ट्रायल हूँ, किसी केस में सज़ा नहीं हुई है, तो मुझे क्यों नहीं छोड़ा गया। लेकिन इसकी एप्लीकेशन सेशन कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, ये कह के कि तुम्हारे ऊपर गंभीर इल्ज़ाम है, मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, मर्डर का एक नहीं 3 मर्डर के केस है, तो आपकी ये एप्लीकेशन मंजूर नहीं हो सकती। तो कोरोना काल में भी इसको जेल में ही रहना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी थी देवेंद्र जगताप की। और देखो अभी बाकी केसेस कब खत्म होते हैं, कब छूट के बाहर आएगा। तब तक के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।